हेलो दोस्तों, मैं कौसर अली सैयद और आप देख रहे हैं हमारी आवाज यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारी आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हमारे बीच सड़कों पर सरकार की जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने वाले सोशल एक्टिविस्ट कलीम सिद्दीकी मौजूद हैं। पिछले साल दिसंबर में कलीम सिद्दीकी को पुलिस ने अहमदाबाद सहित 4 जिलों से तड़ीपार कर दिया था, जिसके बाद कलीम सिद्दीकी गुजरात हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार से सवाल करने पर सरकार अपने नागरिक को तड़ीपार नहीं कर सकती और कोर्ट ने पुलिस या ऑर्डर को भी रद्द कर दिया। कलीम सिद्दीकी ऊना आंदोलन, नशा विरोधी आंदोलन के अलावा नागरिकता कानून के विरोध में शाहीन बाग आंदोलन में बड़ी भूमिका अदा कर चुके हैं। अहमदाबाद के बहरामपुरा में कचरे का पहाड़ हटाने के लिए कोर्ट से आदेश लाने का कारनामा भी कर चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करने वाला इस एक्टिविस्ट के खिलाफ गुजरात पुलिस ने कई फर्जी मुकदमे दर्ज किए ताकि इन्हें दबाया जा सके, लेकिन अभी तक सरकार इन्हें दबा नहीं सकी है। कलीम सिद्दीकी का हमारी आवाज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कलीम सिद्दीकी, अहमदाबाद में शाहीन बाग आंदोलन शुरू करने से लेकर फर्जी मुकदमे और तड़ीपार के फैसले तक तुम्हारा क्या अनुभव रहा है? संघर्ष ऐसी चीज़ है जिसमें सेक्रीफाइस देना पड़ता है। ये आज का रूल नहीं है। जो भी आदमी स्ट्रगल करेगा उसको जो है बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। लड़ाई कभी आसान नहीं होती। मैं तो गुजरात में जो मेरा तड़ी पार हुआ, मैं इस चीज़ को उस नज़रिए से देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जो मुसलमानों के साथ हुआ उसके मुकाबले में मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। एक कंपेयर किया जाए, वहाँ पर लोगों को मारा गया है, लोगों ने अपनी जान दी है इस CA/NRC आंदोलन के खिलाफ। दिल्ली में युवाओं को, महिलाओं को, स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में घुसकर लोगों को मारा गया है। और गुजरात में हम लोग जो यहाँ पर काम कर रहे थे, तो हम जो है जामिया और जामिया नगर और शाहीन बाग कि लोगों की लीडरशिप के नीचे हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। और हम जानते हैं कि ये मौजूदा सरकार जो है हमसे बात नहीं करेगी। उस समय हम ये जान रहे थे कि ये भाजपा सरकार है, हम आंदोलन करेंगे या कुछ भी करेंगे, ये हमसे बात करने नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि जामिया और शाहीन बाग की वहाँ पर ख्वातीन, खास करके महिलाएं धरने पे बैठी थी और इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कि मुस्लिम महिलाएं सड़क पर थी किसी कानून के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए, तो हम समर्थन में थे। और ये समर्थन बड़ा इसलिए बन जाता है क्योंकि ये जो राज्य है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का राज है, जिसकी वजह से ये जो है पूरे देश के अंदर जो क्यूज अफरा तफरी का माहौल बना था। तो हमने शाहीन बाग के लिए 2 महीने लगातार आंदोलन किया। उससे पहले 19 दिसंबर का बंद का कॉल भी दिया गया था और तब से लगातार जो है गुजरात भी जो है, गुजरात के मुसलमान भी और यहाँ की सिविल सोसाइटी के लोग जो है इस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। सरकार ने तड़ीपार मुझे इसलिए किया कि एक बार गुजरात के अंदर CA/NRC के खिलाफ जो है बड़ा आंदोलन, वो नहीं चाहती है कि लोग दोबारा मुत्तहिद हों, लोग सड़क पर आएँ। तो मुझे तड़ी पार करके और मेरे साथ एक लड़के को पासा के अंदर जो है जेल भेज दिया गया था। तो इस तरह से कि ताकि एक वो मैसेज देना चाहते थे कि आपको जो है अगर दोबारा ऐसी आंदोलन किया या सरकार के खिलाफ आए, पुलिस के खिलाफ आए, तो आपको भी तड़ी पार किया जा सकता है, आपके खिलाफ भी फर्जी मुकदमे होंगे, आपके खिलाफ भी पासा हो। लोगों के अंदर भय का माहौल बनाने की कोशिश। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इस देश की अदलिया ने इस मामले में काम किया। पहले मेरी पिटीशन पर जो है स्टे किया। स्टे करने के बाद गुजरात हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि सवाल पूछने वाले के खिलाफ आप जो इस तरह से जो कार्रवाई नहीं कर सकते, उसे तड़ीपार नहीं किया जा सकता और मेरे खिलाफ पुलिसिया ऑर्डर को रद्द कर दिया गया। कौन से सिविल सोसाइटी के लोगों ने तुम्हारे इस मुद्दे पर तुमको समर्थन या साथ दिया है? देखिए, आंदोलन जो है कभी
प्लानिंग या इस तरह से नहीं होता, इस तरह की इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। लेकिन ये था कि हमको जो है शाहीन बाग के साथ गुजरात के मुसलमानों को खड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हमारे जो डिस्कशन हुआ वो जिग्नेश मेवानी के घर पे बातचीत हुई। 14 को पूरे शहर में उत्तरायण का त्यौहार था। लोग जो है सिविल सोसाइटी के लोग जो है पतंग के ज़रिए जो है CA NRC के ख़िलाफ़ जो है अपना एहतजाज दर्ज करा रहे थे। तो उसी दरमियान जिग्नेश भाई के घर से मुलाकात हुई, बातचीत हुई कि भाई अहमदाबाद में भी शाहीन बाग बनना चाहिए, क्योंकि जब तक देश के हर कोने में शाहीन बाग बनेगा तो ही जो है सरकार जो है प्रेशर में आएगी और बात करेगी। तो शुरुआत में हम कन्विंस नहीं थे कि दिल्ली और शाहीन बाग जो है जामिया नगर में वहाँ की महिलाएं वेल एजुकेटेड और अच्छे बैकग्राउंड से पढ़ी लिखी महिलाएं जो वो यानी मीडिया, लोग, पुलिस, प्रशासन सबको डील कर सकती हैं, लेकिन शायद अहमदाबाद की महिलाएं नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी हम रात होते होते हम लोगों ने ये फैसला ले लिया कि कोशिश तो करते बहुत करेगी पुलिस, हमको डिटेन करेगी। तो रात में हमने जो है उसी दिन रात में अजीत मिल के अजीत मिल में जो है धरना लेकर बैठ गए। हमारे पास कोई जो है बैनर पोस्टर, सिर्फ एक तिरंगा था जिसे लगाकर जो है उसके सहारे फेसबुक लाइव चलाना शुरू कर दिया और उस तरह से शुरुआत हो गई आंदोलन की। इसके बाद जो है अहमदाबाद में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, IIMs है या सेफ्ट यूनिवर्सिटी हो, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी हो, गुजरात यूनिवर्सिटी, फिर गांधीनगर की पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इस तरह जितनी भी यूनिवर्सिटी वहाँ के स्टूडेंट्स, इवन कि वहाँ के जो टीचिंग स्टाफ, वो सारे लोग इस आंदोलन में इन्वॉल्व हो गए। इसके अलावा जो है सिविल सोसाइटी के लोग जो है आनंद याग्निक साहब हुए, भावना बहन हुए, शारिक लालीवाला, फिर उसके बाद कई प्रोफेसर्स थे, प्रोफेसर सार्थक, रघु रंजन साहब, इस तरह से ये सारे लोग एकदम पूरा आंदोलन जो है अपने कंधे पे एक तरह से ले लिया। और बाद में कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने ये आंदोलन पूरा महिलाओं के हैंड ओवर कर दिया गया और उसको नाजिया अंसारी को लीडर बना दिया कि भाई आपको ही लीड करना, हम तो पीछे बैठ के आंदोलन सिर्फ देखेंगे। फिर उसके बाद वहाँ के स्टूडेंट्स वगैरह है, वीकली जो है फिल्म चलाते थे, दिखाई जाती थी संविधान फिल्म, क्योंकि लड़ाई है संविधान की। महिलाओं को जो है कानून और राइट्स और ह्यूमन राइट्स के बारे में शिक्षित करने का कार्य, इस तरह से जो है तो अहमदाबाद की सारी सिविल सोसाइटी के लोग, सभी लोग शामिल हो गए, जितने भी लोग थे। देखिए अब तड़ीपार के पास ऑर्डर नोटिस आ जाने के पास मुझे उसको ट्रायल फेस करने के अलावा जो है कोई ऑप्शन नहीं था। तो सबसे पहले मैंने एडवोकेट जो हैं, सीनियर एडवोकेट आनंद याग्निक साहब, उनसे मिला, क्योंकि वो हमारे आंदोलन के साथ भी जुड़े हुए थे। तो सबसे पहले मैंने उनको ही कहा। हालांकि राहुल शर्मा साहब का भी फ़ोन आया जब उनको मीडिया के माध्यम से पता चला। तो याग्निक साहब जो चूँकि आंदोलन से जुड़े हुए थे और बड़े वकील हैं, नामी वकील हैं और बहुत अच्छे अच्छे केसेस जो है दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, माइनॉरिटीज़ के लोगों के हमेशा लड़ते आए, तो उनको मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई ये कानूनी प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो पहले हमने ट्रायल फेस किया असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस A डिवीज़न में। वहाँ पे लगभग जो है 3 महीने जो है ट्रायल चला। वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट के अलावा जो है हमको कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति को लाने के लिए कहा गया कि जो आपकी ज़मानत लें कि भाई आप अच्छे आदमी हो, आप समाज के लिए ख़तरनाक नहीं हो। तो उसमें जो है यहाँ के लोकल MLAs जो हैं, गयासुद्दीन शेख जो हैं दरियापुर से, जमालपुर के इमरान खेड़ा वाले, जिग्नेश मेवानी, फिर काउंसलर इकबाल शेख, ये सारे लोग जो है, उसके अलावा कुछ लोकल बिजनेसमैन, फिर ये सारे लोगों ने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया। इसके अलावा नौशाद सोलंकी दसाड़ा के जो वो भी आए थे, लेकिन वहाँ थोड़ा वो लेट हुए तो उनका स्टेटमेंट नहीं दर्ज हुआ था। तो 3 MLAs, एक काउंसलर, उसके अलावा फिर वंदना बेन कांग्रेस, पहले आम आदमी पार्टी में की महिला प्रेसिडेंट थी, बाद में जो है उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था, वो थे। उसके अलावा भावना बहन, फिर उसके बाद जो है और भी बहुत सारी महिलाएं और कई बिजनेसमैन, कारोबारी, ये सारे लोग जो है मेरे फेवर में जाकर वहाँ पर बात रखी।
जयंती भाई पंचाल जो है ट्रेड यूनियन के, उनका स्टेटमेंट दर्ज हुआ। यानी सिविल सोसाइटी के लोग भी सारे जो है, तो यानी पुलिस को ये कहना पड़ेगा कि बहुत हो गया, आप कितने लोगों का स्टेटमेंट दर्ज करेंगे, ये इतना तो इनफ है। तो बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट दर्ज हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ पे गए, लेकिन उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड दर्ज नहीं भी हो पाया है। तो फिर बाद में जो ट्रायल जजमेंट आया, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जजमेंट में कि यहाँ के लोकल एमएलएज, कारोबारी और सिविल सोसाइटी के लोगों ने आपकी तरफदारी करी है, इसलिए हम 2 साल के बजाय 1 साल का तड़ी पार करेंगे। तो उस चीज़ को चैलेंज किया गया। तो हाई कोर्ट ने 1 मार्च को जो उस पर स्टे किया, उसके बाद जो है अभी हाल में ही जो है हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। जजमेंट में जो है साफ कहा कि भाई आप इस तरह से तड़ी पार नहीं कर सकते हैं। किसी के अगर ग्रेवेंसेस है, किसी की कोई शिकायत है, तो सरकार जो है सुनने के बजाय तड़ी पार ना करे। अभी हाल ही में जेएनयू के एक्स प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार और ऊना आंदोलन और गुजरात विधानसभा के विधायक दोनों ही बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इससे मौजूदा राजनीति में कुछ बदलाव आएगा? देखिए, ये कन्हैया और जिग्नेश, उन्होंने एक अपना स्टेटस बना लिया था, और स्टेटस तो इनका 2016 और 17 में ही बन गया था, जिसके चलते जिग्नेश मेवाणी के लिए जो है कांग्रेस को सीट वैकेंट रखना पड़ा, अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। और बातचीत पहले भी राहुल गांधी से हो चुकी थी, और कन्हैया भी जब जेएनयू में थे तब से ही राहुल गांधी के लगातार टच में थे। और हालांकि जो वो लेफ्ट के बैकग्राउंड से आते थे, तो उनका जो पालन पोषण हुआ, जहाँ पर बड़े हुए, तो वो वामपंथियों के बीच में है। तो उन्होंने जो है शुरुआती दौर में सीपीआई ज्वाइन करी, इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन इनके पीछे जो एक फ़ैन फॉलोइंग तो है ही है, बड़ी फ़ैन फॉलोइंग, चाहे जिग्नेश हो चाहे कन्हैया हो, इनके पीछे बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और ये काउंटर करना चाहते हैं, जानते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो। और इनका जो जिस तरह से लड़ने का तरीका है, उससे ये लगता है कि ये लोग आरएसएस और भाजपा के खिलाफ ईमानदारी से लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के अंदर नहीं दिख रहा था। कांग्रेस की जो लीडरशिप है, वो जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग से जो एक ट्रेडिशनल राजनीति कर रहे थे, वही लोग, पुराने चेहरे, पुराने तरीके से 5 साल बाद इलेक्शन आया और इलेक्शन लड़ लो। तो एक बदलाव तो है, लेकिन इस बदलाव में का रिजल्ट जो है, परिणाम क्या आता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हो सकता है ये रिवाइव कर दें, और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर जाने के बाद वहाँ पे बैठे हुए मठाधीश जो पुराने लोग हैं, वो कैसे पचा पाएं, क्योंकि हार्दिक पटेल के कांग्रेस में शामिल होने के बाद हार्दिक की तरफ से अभी तक कोई चमत्कार नहीं दिखा। और वहाँ जाने के बाद जो हार्दिक जो है अपने आप को अकेला फील कर रहा है। और जिग्नेश की जो पार्टी में शमूलियत हुई, उसके पीछे एक रीज़न ये भी माना जा रहा है कि ऊपर टॉप लीडरशिप जो है हार्दिक पटेल को और ताकत देना चाहती है, स्ट्रेंथ करना चाहती है उसको। तो इसके लिए जो है जिग्नेश को जो है गुजरात की राजनीति और देश के अंदर, क्योंकि दलितों की एक बड़ी संख्या है, और आज की तारीख में जो है मायावती जो है बड़ी लीडर भले रही हुई, सीएम रही हुई हैं, लेकिन वो बीजेपी के साथ कंप्रोमाइज चल रही हैं, जिसके चलते जो है जिग्नेश मेवाणी का जो है के ऊपर एक यानी जो लोग भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो भरोसा कर रहे हैं। हालांकि इसी दरमियान रावण का भी जो है, यानी उनको भी मीडिया ने काफ़ी और एक स्ट्रगल दिखाया और जेल में भी रहे, लेकिन वो भरोसा लोगों के अंदर डेवलप नहीं हो पाया कांग्रेस लीडरशिप पे कि जो चमत्कार जिग्नेश मेवाणी कर सकते हैं, शेखर आज़ाद रावण जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ की जो है कांग्रेस की लीडरशिप ने इनके ऊपर फोकस किया है। तो अभी जब तक इनको पावर नहीं मिलती, फ्री हैंड नहीं मिलता, तो इनसे चमत्कार करना जो की उम्मीद करना बेमाने है। क्योंकि खास करके कांग्रेस के मुस्लिम राजनीति में बिना गॉडफादर के जगह बनाना नामुमकिन जैसा है। आखिर कोई युवा मुस्लिम मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपनी जगह कैसे बना पाएगा? आजादी के बाद से और खास करके पिछले 15-20 सालों से मुस्लिम राजनीतिक तौर पर हाशिए पर चला गया है।
अब तो सो कॉल सेक्युलर पार्टी भी नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते हिंदुओं को खुश करने के चक्कर में चुनावी रणनीति में, मीटिंगों में और इलेक्शन कैंपेन में मुस्लिमों को दूर रख रही है, या यूं कहिए कि सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही है। मुस्लिमों को यह अलग तरीके का राजनीतिक अछूत बनने के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? ये देखिए, देश की आज़ादी के बाद जो पार्टीशन हुआ वही सबसे बड़ा नुकसान जो है यहाँ के गैर मुस्लिम आबादी को नहीं हुआ, कांग्रेस को नहीं हुआ, ना ही आरएसएस और हिंदू महासभा को हुआ। कांग्रेस भले लंबे टाइम तक यहाँ सत्ता में रही, लेकिन साथ आरएसएस और हिंदू महासभा, चाहे वो जनसंघ के फॉर्म में रही हो चाहे भाजपा के फॉर्म में रही, लेकिन ये पार्टी हमेशा रही है। और इन्होंने जो राजनीति की है वो हिंदुत्ववादी वाली राजनीति, और वो धीरे धीरे जहर जो है मजहबी जहर जो होता है हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर पूरे देश में फैलाने में ये सफल रहे। अब सबसे बड़ी चुनौती जो है, जो सेकुलरिज्म के नाम पे जो पार्टियां जो है इस देश में राज कर रही थी, सत्ता में थी, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो हिंदुत्व पे जाएं या सॉफ्ट हिंदुत्व पे जाएं या समाजवाद पे जाएं, समाजवाद और या वामपंथ पे जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है, समाजवाद भी अपने वक्त पे कुछ वक्त तक था, लेकिन उसके बाद ख़त्म हो गया। वामपंथ जो है केरला और बंगाल तक सीमित रहा और बंगाल से भी अब निकल गया। अब कांग्रेस जो है इस वक्त जो है मुसलमानों को दूर इसलिए कर रही है, हालांकि मुसलमान जो हमेशा कोर वोटर रहा है, समाजवादी का भी कोर वोटर रहा है, सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमान पार्टियों से जुड़ते हैं, लेकिन अब हिंदुत्व के डर से सारी पार्टियां इतनी भयभीत हैं, डरी हुई हैं कि वो वैचारिक तौर पे लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हैं। वो वैचारिक तौर पर जो है बस किसी भी तरीके से हमको राजनीतिक फ़ायदा कहाँ से मिलेगा, अगर मुसलमानों को भगाने, मीटिंग से भगाने से, कैंपेन से मिलता है, तो वो सोचते हैं कि मुसलमानों को भगा दो। मुस्लिम जाएंगे कहाँ? उनके पास विकल्प क्या है? सेकुलरिज्म के नाम पे, भाजपा को हराने के नाम पे हमारे पास ही आएंगे। तो इस वजह से जो है मुसलमानों की पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं है। मुसलमानों जो सियासी अहमियत होनी चाहिए वो अहमियत दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है, और इसी चीज़ का परिणाम है कि दूसरी छोटी छोटी जातियाँ, गुजरात के अंदर 1% 2% वाला जो है जैन जो है मुख्यमंत्री बन जाता है, और मुस्लिम जो जिसकी 10% आबादी है गुजरात में, ना तो उसके लिए कोई ये सरकार फंड एलोकेट करती है, ना यहाँ पे माइनॉरिटी वेलफेयर की मिनिस्ट्री बनती है, ना ही यहाँ पे माइनॉरिटी के कोई भी डिपार्टमेंट बनते हैं, और इसके लिए आवाज़ भी नहीं उठाई जाती। उसका रीज़न यही है कि अगर हम मुसलमानों के लिए, यानी सेकुलर पार्टी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाती है, तो हिंदू नाराज़ हो जाएगा, और नाराज़ होगा तो जो हिंदू वोट बैंक है वो बीजेपी के लिए और कंक्रीट होता जाएगा। तो इस डर से जो है मुसलमानों को सेकुलर पार्टीज दूर करना चाहती हैं। जब हिंदू नाराज होता है तो उसको स्टेज पर बिठाया जाता है, हार पिनाए जाते हैं, लेकिन जब कोई मुस्लिम नाराज होता है तो उसको आतंकवादी जैसे गंभीर धाराओं में बंद किया जाता है, या फिर उसके किरदार का कत्ल किया जाता है। मीडिया ट्रायल चलाए जाते हैं, माहौल ऐसा बनाया जाता है कि मुसलमानों को चुप रहना है और उसे नाराज होने का भी अधिकार नहीं है। क्या कहते हो? देखिए, अब मुसलमानों की 14% पूरे देश में जनसंख्या है। अगर ये 25-30% होती तो ये समस्या नहीं होती। मैं तो ये कहता हूं मुसलमानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी बात की कि एक 25 साल में वो टारगेट करें कि उनकी जनसंख्या कैसे दोगुनी होगी। अगर 30% उनकी जनसंख्या हो जाती है तो वो जाहिर सी बात है वोट भी बढ़ेगा, लेकिन मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की बजाय लोग घटा रहे हैं, घट रही है। उनका जो है रेट है, जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कम होती जा रही है। 8% का यादव जो वो हिंदू यादव है। नफरत जो है मुसलमानों के खिलाफ है, धर्म के नाम पे नफरत जो है वो ज़्यादा लोगों को दूर करती है। और उसके अलावा या एक पावर है, अगर 8% है उसके पास कंक्रीट जो है
8% वोट तो है ही है। उसके अलावा मुसलमानों की मजबूरी है कि भाई, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जो है, हालांकि वो सेकुलर नेता हैं ही हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर मुलायम सिंह यादव के साथ जो है मुसलमान यूपी का जुड़ा रहा, तो वो 8 की बजाय सीधा वो 25% पे पहुंच जाते हैं। और 25% जब होता है तो जो दूसरी छोटी छोटी जातियां हैं 10-15% वो जातियां खुद ऑटोमेटिक जो है समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाती हैं। सेक्युलर के नाम पर सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए क्या मुसलमान हमेशा कोलू का बेल बना रहेगा? पिछले 2 लोकसभा चुनाव में सारी सेक्युलर पार्टियां की मौजूदगी में भी अगर भाजपा को हराया नहीं जा सका, ऐसे वक्त में मुसलमानों को क्या नया प्रयोग नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, प्रयोग तो सारी पार्टियों को और सभी समुदाय को ये राइट है कि भाई अगर उनको जो ठीक लगता है वो किया जाना चाहिए। लेकिन साथ में जो मुसलमानों की लड़ाई जो है, जो सीधे सीधे जो है भाजपा के खिलाफ है। भाजपा जो है अपने राजनीतिक फायदे के लिए मुसलमानों को टारगेट करती है, और मुसलमान दूसरी पार्टियों में कम से कम, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज हो या कांग्रेस हो, इन पार्टियों के सत्ता में होते हुए मुसलमान कम से कम अपनी बात तो उठा सकता है। कैपिटल में जाकर मुख्यमंत्री के दफ्तर में जा सकता है, दूसरे मंत्रालय में जा सकता है, पुलिस के ऊपर दबाव बना सकता है। संविधान बचाने की बात हो या देश बचाने की बात हो, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, निजीकरण, ये सारे मुद्दों की लड़ाई लड़ने में भाजपा के खिलाफ सबसे आगे मुस्लिम क्यों आता है? ये सारे मुद्दे हिंदुओं को भी अफेक्ट करते हैं, यानी कि बीजेपी की पॉलिसी तो सारे वर्गों को अफेक्ट करती है। ये सारी लड़ाई में सबसे आगे मुसलमानों को ही क्यों देखा गया है? मुस्लिम के अलावा दलित, आदिवासी और ओबीसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार किसकी आती है और जाती है, तो मुस्लिमों को इससे ज्यादा फर्क क्यों होना चाहिए? देखिए, निजीकरण, बेरोजगारी, भूखमरी, जो मजहबी नफरत है, उसके सामने ये बहुत छोटी चीज है। लोग अब खुल के कह रहे हैं कि 100 क्या, हम 500 रुपए लीटर में पेट्रोल खरीदेंगे, लेकिन सरकार हमको यही चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये सरकार यानी मुसलमानों को सबक सिखाती है। हाँ, उनके साथ जो है उनको बहुत सारे यानी जो सुविधाएं एक सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए वो भले नहीं मिलती हैं, लेकिन राइट्स जो है उनके साथ जो है वो राइट्स कहीं ना कहीं सिक्योर तो हैं। चाहे ट्राइबल हैं, उनके अपने राइट्स हैं, वो सिक्योर है। ट्राइबल के अलावा जो है दलित हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है, वो भी सिक्योर है। उसके बाद ओबीसी के भी राइट्स को सिक्योर किया गया है, लेकिन मुसलमानों के राइट्स को सिक्योर नहीं किया गया है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिक्योरिटी, यानी मुसलमानों के पास अगर रिजर्वेशन होता कि भाई 10% जो है मुसलमान पार्लियामेंट में जाएंगे, तो झक मार कर ये बीजेपी जो मुस्लिम को टिकट देती, और ये हिंदू मुस्लिम जो इतना चल रहा है वो चीज़ नहीं हो पाती। यानी ये जो पुरानी पार्टियां हैं, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि आज जो उनकी पॉलिसी थी, यानी इस तरह की पॉलिसी जो है जो भाजपा की है, उस तरह पुरानी पार्टियों की भी थी। अगर मुसलमानों के राइट्स को सिक्योर किया गया होता, उनको सिक्योरिटी दी गई होती, एजुकेशन दिया गया होता, तो आज जो है भाजपा किस मुंह से जो ये कहती कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं, देखो हमने मुसलमानों को जो रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दिया, तो मजबूरी हो जाती। यानी ऐसे तो दलितों को भी यानी जितनी रिजर्व है उतनी ही देते हैं, ट्राइबल्स को भी उतनी ही देते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इस तरह के कानून की ज़रूरत है, रिजर्वेशन की ज़रूरत है, ताकि मुसलमान को जो ये फील कर सकें, और ये चीज़ें करने से देश के अंदर जो है एकता बनेगी, इत्तेहाद बनेगा, लोगों के बीच जो नफरत पैदा होगी वो कम होगी। अभी गुजरात में 2 नई पार्टियां, आम आदमी पार्टी और मजलिस ने दखल दी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने आप को सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर गुजरात में अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है।
ऐसा गांधीनगर महानगर चुनाव में भी देखा गया था कि मुस्लिमों को चुनावी कैंपेन में दाढ़ी टोपी वालों को साथ नहीं ले जाया गया था। दूसरी तरफ सांप्रदायिक सोच है, जिसका नमूना हमने गोधरा बनाव के बाद हुए दंगों में गर्भवती मुस्लिम महिलाओं के पेट काटकर गर्भ निकालकर दीवार पर फेंका गया था, कई मुसलमानों को जिंदा जलाया गया था। ऐसी सांप्रदायिक सोच है। और तीसरा कांग्रेस पार्टी है, जो नाम मात्र से मुसलमानों को साथ रखती है लेकिन उनको लीडरशिप के रोल में नहीं देखना चाहती। ये सारी ताकतें मुस्लिमों को राजनीतिक हाशिए पर रखने की साजिश करती है और इनके साथ सामने एक नया मॉडल मजलिस पार्टी लेकर आई है। तो गुजरात में इस विकल्प को आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो रजिस्टर्ड हैं उनको ये राइट्स है, उनके पास ये अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़ें, चाहे MIM हो या आम आदमी पार्टी हो। लेकिन आवाम के साथ किसी भी तरीके का धोखा नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी उसकी एक पॉलिसी है, सत्ता तो सबको चाहिए, चाहे MIM हो, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो, आम आदमी पार्टी हो। सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सत्ता हासिल करने के लिए। लेकिन क्या सत्ता जो है, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है और गुजरात में जो उन्होंने गारंटी कार्ड दिया है, यही मुद्दे होने चाहिए इलेक्शन हर पार्टी के, कि भैया आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहते हो, वो आवाम को इलेक्शन से पहले बताया जाए। स्वास्थ्य में क्या देना चाहते हो, स्वास्थ्य के अंदर खस्ता हालत को कैसे दुरुस्त करोगे, तुम्हारी जो है यानी पॉलिसी क्या होगी, लोगों की सुरक्षा को लेके क्या पॉलिसी है, पर्यावरण इन्वायरमेंट के लेकर क्या पॉलिसी है। ये सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में तो खुलकर दिखती है और उस पर लोगों को, भले पान इंडिया पार्टी नहीं है लेकिन धीरे धीरे लोगों का भरोसा तो बन रहा है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि आम आदमी पार्टी एटलीस्ट कम से कम जो उसकी पॉलिसी है, मुसलमानों के वोट का डिवीज़न तो नहीं कर रही है गुजरात में, और वो जहाँ सेंधमारी कर रही है वो भाजपा का वोट बैंक है। MIM की बात रही तो MIM में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान का कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पे मुसलमानों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, लेकिन MIM ने जो जिस तरह से जाल फैला के रखा है, मुस्लिम युवा उसके अंदर फंसे हुए, उसके अंदर यानी असदुद्दीन ओवैसी को यानी एक तरह से जो है भक्त बन गए हैं। और MIM और असदुद्दीन ओवैसी बोलने, भाषण देने के अलावा ज़मीन पर उनका कोई भी काम नहीं है। और ये जो भी सरकार सत्ता में होती है उसके सामने सरेंडर होते हैं। मोदी और असदुद्दीन ओवैसी में क्या समानता है? देखिए, दोनों एक अच्छे ओरेटर हैं। ओरेटर यानी अपने भाषणों से, तकरीरों से एक हिंदुओं को वर्गलाता है, दूसरा मुसलमानों को वर्गलाता है। और असदुद्दीन ओवैसी या MIM पार्टी सरकार के खिलाफ जो है कभी भी स्ट्रगल नहीं की है। इन्होंने हमेशा तेलंगाना में जो है TRS के सामने इनका सरेंडर रहता है, TRS के साथ अंडरस्टैंडिंग में चलते हैं। इसी तरह केंद्र में मोदी और शाह की हुकूमत है तो उसके सामने सरेंडर है। उनको बताया जाता है, लेसन दिया जाता है कि आपको कितना विरोध करना है। इसी तरह गुजरात के अंदर मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी और साबिर भाई काबलीवाला की कॉल डिटेल चेक की जाए तो पता चल जाएगा कि अमित शाह से ये हफ्ते में कितनी बार बात करते हैं, महीने में कितनी बार बात करते हैं, और उनको बात करने की ज़रूरत क्या है। आज तक हम भी यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं, आवाम के लिए लड़ रहे हैं, कई सारे आंदोलन किए हैं, लेकिन हमें कभी अमित शाह से या रूपानी से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने कभी छुप कर फ़ोन नहीं किया है। और रही बात काम करने के लिए, इसी अहमदाबाद में असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और बार बार आज से नहीं, पिछले 10 साल से पिराना डंप साइट की बात करते हैं कि जुहापुरा के पास कचरे का पहाड़ है, वहाँ से मुसलमानों की बस्तियाँ हैं, वहाँ पर अहमदाबाद का सारा कचरा डाला जाता है।
मेरा सवाल है उनसे कि आपने किया क्या उस लिए? तकरीर करने के अलावा किया? काम तो हमने किया, कोर्ट हम गए, पीआईएल हमने डाली और पीआईएल के 2 साल कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी और कोर्ट से ऑर्डर लाया रिमूवल का कि वहां से, और रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है। अहमदाबाद में पहाड़ गिरता है, आबादी पे गिर जाता है। असुद्दीन ओवैसी 3 बार आके, एक बार भी पिराना डंप साइट के आसपास की बस्तियों में नहीं गए हो कि वहां के लोगों के हालात देख के आए कि कैसे हालात में वो लोग रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और हाल ही में समाजवादी पार्टी में हिंदू युवा वाहिनी का एक नेता सुनील सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल होता है, जिसने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालकर उसका बलात्कार करना चाहिए। तब उस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के अभी के सीएम योगी आदित्यनाथ और काफी हिंदू महिलाएं बैठी थीं। ऐसी जहनी के आदमी जिसका हृदय परिवर्तन होकर समाजवादी पार्टी में शामिल होकर सेक्युलर हो जाता है, तो ऐसे घोर कट्टरवादी सांप्रदायिकों के साथ लेने वाली समाजवादी पार्टी को मुसलमानों को वोट क्या देना चाहिए? ये तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को तय करना है कि हिंदू युवा वाहिनी जो है वो उत्तर प्रदेश में योगी की सरपरस्ती में चलने वाली तंजीम है और इसका मोटिव जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जो है जहर फैलाना, अपमानित करना रहा है। लेकिन इस तरह की बात करने के बाद वो आज कैसे लीडर बन सकता है? ये समाजवादी पार्टी को सोचना है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, और अगर वो धोखा कर रहे हैं तो वहाँ उत्तर प्रदेश का मुसलमान उन्हें देख भी रहा है कि ऐसे आदमी को जो इस तरह की घिनौनी, जिसको आपने, यानी हमारे पास अल्फाज नहीं है जिसके बारे में जो वो निंदा भी करने के लिए कोई अल्फाज नहीं है, ये इस तरह की बातें करना इस देश की संस्कृति और इस देश कि अदलिया और इस यहाँ के निज़ाम पे बहुत बड़ा सवाल कि ऐसा आदमी ऐसी बातें करने के उसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं होती, उसको सज़ा नहीं होती, उसका ट्रायल नहीं अभी तक हुआ। तो ये सिर्फ समाजवादी से सवाल तो है ही है, मुझे इसका असर भी पड़ेगा उत्तर प्रदेश, लेकिन वहाँ के मुसलमान क्या निर्णय लेते हैं वहाँ वो खुद समझदार हैं। इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मेरा वोट जो है गुजरात में है ये, लेकिन मुसलमान बहुत समझदार हैं, हमेशा समझदारी से वोट करते आए हैं। बंगाल में भी उन्होंने वोट किया, बहुत समझदारी से वोट किया, तो वो एक फैसला। ये समझदारी है या मजबूरी है? समझदारी यानी मजबूरी भी समझदारी ही है, क्योंकि शैतान के खिलाफ जो है, एक बड़े शैतान के खिलाफ लड़ाई है तो कहीं कहीं छोटे शैतान के साथ जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जीत जाते हैं। चुनाव के बाद मुलायम की और अखिलेश यादव के साथ में पर्सनल में मीटिंग कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव में मुस्लिम बीजेपी दिख जाता है, बीजेपी के खिलाफ दिख जाता है। इस वजह से भाजपा की सरकार बनने के बाद फायरिंग रेंज में मुस्लिम आ जाता है और इसी वजह से आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद मुस्लिमों के साथ दमन अत्याचार की घटनाएं बहुत बड़ी हैं। आपको क्या लगता है? अब देखिए, ये सॉफ्ट टारगेट जो है मुसलमान आज की तारीख में पहले भी रहा। सॉफ्ट टारगेट होने की वजह से यानी आज़म खान को भी टारगेट किया गया, उनको, उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया। और समाजवादी पार्टी क्योंकि वो सत्ता में रही और उनके साथ जो है एक वोट बैंक है, यानी अगर समाजवादी भले दुश्मन है, अखिलेश यादव बीजेपी के भले दुश्मन है, लेकिन उनसे सीधे सीधे अगर लड़ती है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा जो है समाजवादी को मिल जाता। तो इसलिए बीजेपी ने के लिए सबसे आसान टारगेट मुसलमान मिले, आज़म खान मिले कि इनको मारो पीटो कुछ भी करो, हिंदू खुश होगा, मुसलमान दुखी होकर चुपचाप बैठा रहेगा। समाजवादी के दूसरे नेता इसलिए नहीं बोलेंगे कि हम बोलेंगे तो हिंदू नाराज़ हो जाएगा। तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसको हैंडल करना, इस चीज़ को समझना इतना आसान भी नहीं है। मुस्लिमों का राजनीति में बराबरी की हिस्सेदारी मिलने और सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है आपकी नज़र में?
देखिए, एक तो जनसंख्या बढ़ाई जाए, 30% की जनसंख्या होनी चाहिए मुसलमानों की। दूसरा, एजुकेशनली जो है एम्पावर्ड होना चाहिए। क्योंकि आप गरीब रहोगे तो गरीबों के लिए सारी समस्याएं, अमीर मुसलमानों के लिए उतनी ज़्यादा। आजम खान जैसे लोगों को हुई प्रॉब्लम, लेकिन बहुत कम ही लोग टारगेट किए जाते हैं। टारगेट में तो गरीब लोग ही होते हैं, गरीब मुसलमान ही होते हैं। तो इसके लिए पढ़ेंगे लिखेंगे तो भाई गरीबी जाएगी, और आपकी जनसंख्या होगी तो आप जो है ताकतवर हो गए। पुराना जमाना तो है नहीं कि आप तलवारों से जंग जीत लोगे, 10,000 का लश्कर ले आए, स्ट्रेटेजी अच्छी रही तो जो है आप जो है 50,000 के खिलाफ भी जीत लोगे। अब तो यानी एक एक वोट गिना जाता है, एक एक सर गिना जाता है, तो सर तो चाहिए। और सॉल्यूशन क्या है? इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये थे कलीम सिद्दीकी, जिन्होंने अपने साथ हुए पुलिस या जुल्म के खिलाफ संघर्ष और कानूनी लड़ाई लड़ी और उसमें कामयाबी हासिल की। साथ ही उन्होंने मुस्लिम राजनीति पे भी अपनी बात रखी। हमारी आवाज यूट्यूब चैनल में इस प्रोग्राम में यही था कि आप कलीम सिद्दीकी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में नए मुद्दे के साथ, कोई नई शख्सियत के साथ में आप लोगों की मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा। दर्शक मित्रों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हमारे प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।